हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का पाठ 7 स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग जानते होंगे कि इस पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो आइए इस पाठ के लेखक के बारे में पहले हम लोग कुछ परिचय जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी के परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और निधन कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म है वो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश में। और और रामविलास शर्मा जी की और रामविलास शर्मा जी का जो निधन है वो हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को, और वो बीए किए थे 1932 ईस्वी में। तो हम लोग जो है अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का अब पहला प्रश्न है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? प्रश्न है हम लोगों का कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है वो कैसा है? तो पहला ऑप्शन है विच्छिन्न, और दूसरा ऑप्शन है अविच्छिन्न, और तीसरा है विच्छिन्न और अविच्छिन्न, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न है कि आस्मिकता की दृष्टि से, यानी कि जान पहचान की दृष्टि से इतिहास का जो है कैसा प्रवाह है? तो अविच्छिन्न। अब तो ऑप्शन क्या है? पहला अविच्छिन्न है या विच्छिन्न है? पहला ऑप्शन है विच्छिन्न और दूसरा है अविच्छिन्न, और तीसरा क्या है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। यानी कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न का क्या हो जाएगा कि लगातार रूप से, निरंतर रूप से जो है ये आस्मिकता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न भी और अविच्छिन्न भी, लगातार भी है और लगातार नहीं भी है। विच्छिन्न का और अविच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? लगातार, और अविच्छिन्न का कि लगातार नहीं भी है। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो किस व्यवस्था में संभव है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है कि सामंतवादी व्यवस्था में, और दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था में, और तीसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो साहित्य की जो परंपरा का पूर्ण ज्ञान है वो किस व्यवस्था में हो सकता है? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था से तो कोई इससे तो कोई जो है ये नहीं है। तो इसमें क्या है? आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था से। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था से ही हो सकता है। पूंजीवादी, इसमें से पूंजीवादी का अर्थ क्या होता है? पैसा। तो इससे तो इसका कोई रिलेशन है नहीं। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का? समाजवादी व्यवस्था से। तो प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो इसका क्या अर्थ है प्रतिभाशाली का? कि साहित्य का जो अगर कोई भी व्यक्ति निर्माण करता है तो उसके अंदर जो है सोचने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, तभी तो वो साहित्य का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। तो निर्णायक, उनमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जारशाही कहाँ थी? प्रश्न है जारशाही कहाँ थी? तो इसमें ऑप्शन है आप लोगों का रूस में, और दूसरा ऑप्शन है जापान में, और तीसरा ऑप्शन क्या है? फ्रांस में, और चौथा है चीन में। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का कोशिश करें, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जारशाही कहाँ थी? तो रूस में थी। ये एक लोकप्रिय साहित्य है जारशाही। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए नंबर ऑप्शन, रूस में। अब अगला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसका पहला ऑप्शन है जो लोग जो लकीर के फकीर हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है? जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, और तीसरा ऑप्शन है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, और चौथा ऑप्शन है जो उपयोगी साहित्य की रचना करे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो लोग लकीर के फकीर न होकर साहित्यकारी
क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो आप लोगों का सही उत्तर ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो कहा गया है कि परंपरा का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? पहला ऑप्शन है रघुवीर साहब, और दूसरा है अज्ञे, और तीसरा ऑप्शन है जायसी, और चौथा है रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी की ही ये रचना है। निराला निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा जी की रचना है, और इसी रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि किस साहित्य रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप लोग बता सकते हैं कि निराला जी की साहित्य साधना जो रचना है रामविलास शर्मा जी के, उसी के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आप लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, डी नंबर। रामविलास शर्मा जी निराला की साहित्य साधना रचनाकार, ये रामविलास शर्मा जी का रचना है। अब अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसका जो है पहला ऑप्शन है उच्च गांव, और तीसरा है उच्च गांव सानी, पहला ऑप्शन है उच्च गांव सानी, और दूसरा ऑप्शन है उच्च गांव सानी, और तीसरा है उचका गांव सैनी, और चौथा है ऊंचा गांव सैनी। तो जब आप लोगों को बताएं कि लेखक के परिचय के बारे में, तो वहां पर भी आप लोगों को याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी का जो जन्म है वो उचगांव सानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, उचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था जन्म। अब अगला प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? किस निबंध की पंक्ति है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आप लोगों का नागरी लिपि, और दूसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, और तीसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध की पंक्ति है? तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जिस चैप्टर से पढ़ रहे हैं ये उसी चैप्टर का जो है पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। इसी निबंध की जो ये है पंक्ति है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जब इसके परिचय के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उचगांव सानी यूपी में हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा, अगर किसी भी पाठ को आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये पाठ है या कहानी है या निबंध है। निबंध है या कहानी है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है किसी भी पाठ का नाम देकर के आप लोगों को कि इनमें से बताइए कि ये निबंध है या कहानी है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये एक निबंध है। अब अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? 1948 से 1952 तक, और दूसरा ऑप्शन क्या है? 1949 से 1953 तक, और तीसरा ऑप्शन है 1950 से 1951 तक, और चौथा ऑप्शन है 1947 से 1952 तक। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1949 से लेकर के 1953 तक जो है ये प्रगतिशील लेखक संघक महामंत्री रहे थे। अब अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए किसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का कि शिक्षा और संस्कृति, और दूसरा ऑप्शन है अभिनय, और तीसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, और चौथा है नौबत खाने में इबादत। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसे दो व्यक्तियों के द्वारा जो संघर्ष किया जाता है एक दूसरे के प्रति, तो वही होता है द्वंद्वात्मक। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? उसके चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए स्वाधीनता स्वीकार करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का सही ऑप्शन? सी नंबर की परंपरा का मूल्यांकन इसी पाठ की यह पंक्ति है। अब अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? सामाजिक क्रम विकास में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को प्रगतिशील कहा जा सकता है? इसमें कहा गया है कि सामाजिक विकास जो है उसके क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा जो है किस सभ्यता को प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन क्या है? नैसर्वादी सभ्यता को, और दूसरा है अकेश्वरवादी सभ्यता को, और तीसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों का? पूंजीवादी सभ्यता को, और चौथा है तीन में से कोई नहीं। तो आप लोग जब कहानी को पढ़े होंगे उसमें भी कहा गया है, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे कि पूंजीवादी सभ्यता जो है वो समाजवादी सभ्यता से ज्यादा अधिक प्रगतिशील होता है। पूंजीवादी सभ्यता जो है अधिक प्रगतिशील होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पूंजीवादी जो है कभी भी ज्यादा प्रगतिशील होता है। किसी भी काम के लिए हमें पूंजी होनी चाहिए, और उसके द्वारा जो है प्रगति बहुत जल्दी होता है। तो अब आप लोगों का जो है अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध है। मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध है किस चीज से? तो इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन क्या है? सापेक्ष, और दूसरा है मित्रवत, और तीसरा है निरपेक्ष, और चौथा है द्वंद्वात्मक। मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध किस चीज से है? तो द्वंद्वात्मक से है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि जैसे दो व्यक्ति के बीच का जो संघर्ष होता है वही होता है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक का अर्थ यही होता है कि दो व्यक्ति के बीच का संघर्ष, जैसे मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध है। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले
पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो इसमें क्या है आप लोगों का पहला ऑप्शन तोल्स्टॉय और दूसरा ऑप्शन है ओलिवर, तीसरा है क्या थॉमस हार्डी और चौथा ऑप्शन है वाल्टर स्कॉट स्कॉट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तोल्स्टॉय। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो क्या है ऑप्शन आप लोगों का? बिरजू महाराज और दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र और तीसरा क्या है रामविलास शर्मा और चौथा है महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी के द्वारा ही बड़े भाई की रचना बड़े भाई की रचना की गई थी और ये इसी की रचना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? भीमराव अंबेडकर और दूसरा है बिरजू महाराज और तीसरा ऑप्शन है मैकस मुलर और चौथा है रामविलास शर्मा जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी ही हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। अब अगला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स किस महादेश में है? एंथ्रेक्स किस महादेश में है? तो पहला ऑप्शन है एशिया में और दूसरा है अफ्रीका में और तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में और चौथा है यूरोप में। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करें क्योंकि ये जो है आप लोग पढ़े होंगे कि एंथ्रेक्स जो है क्या है और किस महादेश में है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महादेश में, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि देश नहीं पूछ रहा है बल्कि महादेश पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यूरोप में। यूरोप महादेश में ही एंथ्रेक्स है। तो अब अगला प्रश्न है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? तो पहला ऑप्शन क्या है? धन और दूसरा है साहित्य और तीसरा है ऐश्वर्य और चौथा है अपव्यय। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध जो है वो साहित्य है। क्या है? साहित्य है। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य। मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है साहित्य। अब अगला प्रश्न है कि लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो ऑप्शन क्या है? पहला अंग्रेज कवि टेनिसन और दूसरा है हिंदी कवि प्रेमखंड और तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? अंग्रेज कवि टेनिसन। लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता किसने लिखी थी? अंग्रेज ने लिखी थी, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। तो अब अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये पहले भी हम एक प्रश्न जो है डिस्कस कर रहे थे, तो तभी आप लोगों को बताए थे कि निराला की जो साहित्य साधना है उसी पर लेखक रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लेखक रामविलास शर्मा जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप लोग क्या उत्तर दे सकते हैं कि निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अब अगला प्रश्न है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है अधिकार और दूसरा ऑप्शन क्या है? पर्याप्त और तीसरा विकास और चौथा निराशा। तो यथेष्ट शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा पर्याप्त। जैसे हमें कोई चीज पर्याप्त है तो वही हो जाएगा कि यथेष्ट शब्द का क्या होता है? पर्याप्त।
अब अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि हम लोग इसी पाठ को पढ़ रहे हैं, परंपरा का मूल्यांकन। और इस पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर इसमें? रामविलास शर्मा जी। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। अब अगला प्रश्न क्या है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र की भी आस्मिकता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी आस्मिकता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो क्या है ऑप्शन? पहला, भारत से हम क्या सीखे, और दूसरा ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और तीसरा है नागरी लिपि, और चौथा है परंपरा का मूल्यांकन। तो ये किस पाठ में कहा गया था? परंपरा का मूल्यांकन। इस पाठ में कहा गया था कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाली राष्ट्र की भी आस्मिकता होती है, जैसे कि उसकी भी कोई इच्छा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, परंपरा का मूल्यांकन। इसी पाठ का ये पंक्ति है। अब अगला प्रश्न है कि आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है नया, और दूसरा है अति प्राचीन, और तीसरा अर्थ है पर्याप्त, और चौथा है अपर्याप्त। तो आदिम शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा आप लोगों को अति प्राचीन। जैसे कि एक होता है प्राचीन और एक जैसे अति प्राचीन। तो प्राचीन तो जैसे अति प्राचीन जो है वो प्राचीन से भी अधिक हो जाएगा, जैसे हजारों लाखों वर्ष पुराना जो होता है, तो उस चीज को कहा जाता है अति प्राचीन। तो यही है कि आदिम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अति प्राचीन, जो कि बहुत बहुत ही पुराना होता है। अब अगला प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक की है? तो आप लोगों का सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी का ये कथन है कि अगर परिस्थिति जो है मनुष्य के नियामक नहीं है तो मनुष्य के नियामक भी नहीं है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का।